अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपका पिछला जो हफ़्ता है वो भी खैर आफियत से गुजरा होगा। आने वाला वक्त भी आपका अच्छे से ही गुजरे और ये दुआ है हमारी तरफ से। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पिछला हफ़्ता एक तारीख़ी लफ्ज़ों में, सुनहरे तारीख़ी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। और वो किस लिए लिखा जाएगा? कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि पूरी नहीं हुई। उस हवाले से बात करेंगे हम, और क्या कुछ होता रहा है, हम कहाँ पर आकर खड़े हैं, किस नहज पर हमारा मुल्क आके खड़ा हो गया है। आइन के हवाले से बात करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे उसकी बढ़ाने की बात करते हैं हम, आइन के ऊपर चलने की बात करते हैं, आइन शिकनी हो रही है। और इलेक्शंस के हवाले से बात करें कि इलेक्शंस कहाँ तक जाएंगे, हमने क्या करना है आगे और क्या कुछ नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। इन सब तमाम बातों पर हम लोगों ने अपनी इस प्रोग्राम पर ओवरऑल बात करनी है। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। मैं ठीक ठाक, आप बताएं सर कैसे? अल्लाह का शुक्र। सर आपके जानने वाले वो सारे अहबाब जी अल्लाह का शुक्र है, सब लेकिन पाकिस्तान के हालात कोई ठीक नहीं है सर। पाकिस्तान के हालात तो कुछ हैं सर गैर मामूली नहीं है। मैंने जो बात की अपनी इंट्रो में, मुझे लगता है कि मैं ना, आप हमेशा से मुझे कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ना किया करें, कुफ्र है, मायूसी। हमारे बड़े ही, जो हमारे बड़े हैं वो ही अगर इस तरह के काम करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उन पर भी डिस्कशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह हमेशा से ही वो आते हैं, हुकाम शरीक होते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से आगे सिक्योरिटी के हवाले से अमूमन ज़्यादा बात होती है इसके अंदर, तो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाएगी। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 2 मुकदमात में ज़मानत की मंजूर, जो दरख्वास्तें उनको मंजूर कर लिया गया है और जो हिफाजती ज़मानत है वो 8 जून तक तौसी उसकी कर दी गई है। लेकिन आज जो हाज़िरी है उससे उनको इस्तिस्ना भी हासिल है, यानी कि आज छुट्टी मनाएंगे वो। नहीं, इतने छुट्टी नहीं मनाएंगे, नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, नहीं मैंने इस वाली बात की, इस्लामाबाद से वो छुट्टी मनाएंगे। और इसी तरह से ज़िले शाह का जो कत्ल केस था, जलाओ घिराव केस था और 5 PTI रहनुमाओं की बुरी ज़मानत भी खारिज हो गई है। फवाद चौधरी थे उसके अंदर, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कौन कौन थे इसके अंदर। फवाद चौधरी थे, हमाद अज़हर थे, फ़ारूक हबीब थे, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद थे। इन सबको जो है ना अबूरी ज़मानत उनकी खारिज हो चुकी हुई है। अच्छा सर, इन सारों के ऊपर भी बात कर लें कि उसके बाद फिर आगे भी बात करते चलें? जी जी। अभी मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर ही बात करते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए से आज जो सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है सर, सिक्योरिटी की जो बातें हैं वो करने के लिए ऑब्वियसली ये इजलास बुलाया गया है। सिक्योरिटी कल भी तो थी और उस दिन भी तो थी। कुछ ज़्यादा इजलास ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हम पहले देखते थे, बहुत कम होते थे, काफ़ी अर्से के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद। लेकिन जैसे जैसे मुल्की हालात ख़राब हुए हैं और जिस तरह से केओस, पॉलिटिकल केओस और टर्मोइल बढ़ रहा है, तो ये जो है हुकूमत जो है हर आने वाले कुछ चंद दिनों के बाद ही इसको बुला रही है। और मेरे ख्याल में ये रियासत के तनाज़ुर में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फ़ौज को बार बार इस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे जो फरीक हैं, जो अपोजिशन है, ये दूसरे लोग हैं, वो यही समझते हैं कि हुकूमत जो है फ़ौज से हेल्प ले रही है अपने पॉलिटिकल मामलात में, जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फ़ौज कह चुकी है, पाक फ़ौज कह चुकी है कि हम पॉलिटिकल हैं और अब ज़रूरत ये है कि वो अपने आप को पॉलिटिकल साबित भी करे। तो इस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ, लेकिन सर ये कौमी सलामती कमेटी है ना? अच्छा, होता तो कौमी सलामती कमेटी का है, लेकिन आप इसमें ये देखें कि जिस तरीके से 11 मई को हुआ या 9 मई को हुआ, उसके बाद जो है उसको सारा मलबा जो डाला जा रहा है वो PTI पे डाला जा रहा है। इस बात को तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की कौमी इमलाक या सिक्योरिटी इमलाक को नुकसान पहुँचाना जो है उससे बड़ा हीनियस क्राइम कोई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको जिसने भी नुकसान पहुँचाया उनको बकरार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जब हमला हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसमें नेग्लिजेंस बहुत बड़ी जो है पंजाब पुलिस की भी है और दूसरे सिक्योरिटी इदारे जो वहाँ पे तैनात थे उनकी भी है।
उनको भी जो है करार वाकई सजा देनी चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस रीजन का जो उस एरिया का जो एसपी था सबसे पहले तो उसे सैक किया जाएगा, उसके बाद आईजी पंजाब जो है उनसे भी रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था। और ये निगरान पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली थी कि जो भी वहां पे घुसा और जिस तरह भी घुसा, ये उनकी नाअहली थी, ये उनकी ड्यूटी में शामिल था कि वो लोग शरपसंद जो भी थे वो कैसे घुसे अंदर। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल इसीलिए की है ना, उन्होंने कहा अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बातचीत होगी और 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी जाएगी ना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आज क्या 16 तारीख है ना जी, तो ये 9 को 7 दिन हो गए ना, तो हमने किसी एसएचओ को भी सस्पेंड होते नहीं देखा है कि उस एरिया के एसएचओ को भी आपने सस्पेंड नहीं किया है। आप मैं कहता हूँ कि किसी कांस्टेबल को भी नहीं किया है, या हम एसपी और आईजी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये मामला जो है कि किसी को। मैं आपसे भी एक बात ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो वाक़यात जो हैं, ये जो रूनुमा हुए, तो सर आपको क्या लगता है कि अब ऑब्वियसली किसी ना किसी के ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होगी या किसी के मद में तो होगा। तो अब आपको पता है इमरान खान तो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए पार्टी का जो लीडर है अगर वो ये बात कर रहा है और उसके कारकुनान अगर ये काम करते हैं, तो मैं ये प्रोसेस क्या है मैं वो जानना चाह रही हूँ। अब ये जो प्रोसेस ये है कि पूरी दुनिया में सरकारी इमदाद के नुकसानात हुए हैं हमारे, ये किसके सर डलेंगे, ये क्या होगा? ये कोई नए नहीं हुए, इसमें डिफरेंस ये आया। हाँ, नहीं मैं जनरल जानना चाह रही हूँ। देखिए मेरा कंसर्न ये है कि कोर कमांडर हाउस में मैं मेरे ख्याल में हजारों दफा वहां से गुजरा हूँ, आप भी गुजरी होंगी वहां से। सिक्योरिटी जो होती है वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड होती है, वहाँ पे होनी भी चाहिए क्योंकि कोर कमांडर लाहौर है वो, ठीक है जी। मैं मेरा सवाल सिर्फ निगरान वजीर आला से और आईजी पंजाब से ये है कि आप इतनी फोर्स के मालिक हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है, मॉब चलता है इनके बकौल लिबर्टी से। अच्छा, मैं नहीं समझता कि रियासत की मशीनरी के सामने कोई भी मॉब जो है इतना पावरफुल हो कि आप उसको वहां से कोर कमांडर हाउस तक इतना फासले के बाद वो तय करके आए, उनके मतलब अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो उसके बाद आप उसको रोक नहीं पाए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसमें उतने ही मुजरम पंजाब पुलिस और निगरान वजीर आला हैं, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने जो। लेकिन इमरान खान की जानिब से तो इल्जाम कहीं और ही लगाया जा रहा है। नहीं, खैर मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजों का एम्बार्गो है हमारे ऊपर। नहीं, वैसे भी उनकी जानिब से कल बताया गया, उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान तो नहीं थे। अच्छा, अब ये अगर आप जेआईटी बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जेआईटी बनानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अच्छा, वो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आपकी बनाई हुई किसी जेआईटी पे ना ऑपोजिशन को एतबार है, ना ही अवामुन नास जो है उस पर एतबार करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है पंजाब की वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। तो सर ये जो प्रेसिडेंट सेट करने वाली बात है तो जो गलत बात हो गई है कि आप को बनानी जेआईटी चाहिए, और आप अगर जो मतलब लाइक आप बना रहे हैं, आपका हक है बनाना, तो अवाम है या जो भी मुतल्लिका उसके लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उसमें ये बात है ना, देखें जाए माजी में मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जी मतलब अफवाज पाकिस्तान के जो जर्नैल थे, सिपह सलार जो थे जनरल बाजवा साहब, उनको और उनके जनरल फैज़ के खिलाफ सरेआम जो है किस किस्म की जुबान गुजरांवाला के जलसे में उसके अलावा बोलते रहे। ठीक हो गया। आज इमरान खान के जो है ज़ेरे अताब आए हुए हैं या उनके निशाने के ऊपर जो है वो आपके अब प्रेजेंट जो है आर्मी का टॉप ब्रास है। तो मैं समझता हूँ कि जेआईटी जब ये बनाते हैं उसमें उसमें पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो उसके अलावा आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, इंटेलिजेंस के, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तो सबको यकीन होना चाहिए ना। आप जेआईटी बनाएंगे, ऑपोजिशन नहीं मानती या हुकूमत नहीं मानती, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जेआईटी का फ़ायदा कोई नहीं है। जेआईटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर सबको यकीन हो और उसका रिजल्ट जो है, बाकर नचवी रिपोर्ट आपको पता जेआईटी बनी थी, उस पर आज तक कोई नहीं मानता है साने मॉडल टाउन को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जेआईटी बनाए, XYZ कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड, उसको बिल्कुल ऑनेस्टली उसको लाया जाए और उसको निशाना। अच्छा, ये कानूनी मामलात और आपको यहाँ पॉइंट्स क्या हैं जो आगे ऑब्वियसली इस तफ्तीश को लेकर और किसके सर के ऊपर ये सब हुमा माशाल्लाह सजेगा। अब मैं तो यही कहूँगी कि किसके सर पर ये ताज बैठेगा कि किसने ये क्या किया है, कौन सी पार्टी किस तरह से होती है, इन सारे ये सर हुमा नहीं है ये। अच्छा, एक लाइन मुझे ऐड कर लेने दीजिए इफ यू अलाउ मी, कि आप देखें कि दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं और उनके प्रोटेस्ट के जो एजिटेशन जो होता है
उनको रोकने के लिए, पुरतशद्दद ना होने के लिए उनके लिए एक लीडर सामने होता है। और जब जिसको कहते हैं कि लीडरलेस जो मॉब होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी आपने पिछले दिनों तो हमने देखा कि फ्रांस में भी, लेकिन ये बात नहीं है कि लीडरलेस की बात करें, आपकी आदत तो है। नहीं, मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन, माहिर कानून हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये सारी शिकें एक्चुअली मैं उनसे ही पूछना चाह रही थी कि किस तरीके से कहाँ क्या होगा। आप अपनी बात कंटिन्यू करें ताकि हम शुएब साहब से बात करें। मतलब ये बात है कि ये ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुहज़्ज़ब मुल्कों में भी प्रोटेस्ट जब होता है तो वो जब टर्न होता है उस तरफ, मतलब वायलेंट होता है, तो उसको रोकने के भी तरीके हैं। मतलब यहाँ पे आप ये एक तरफ हम ये बात करते हैं, कंडेम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख लें कि जो मुबैना तौर पे 50 लोगों की डेथ भी हुई है। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम आ रही है जी। शुएब शाहीन साहब, ये जो हिफाजती जमानतें और आपके डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत जो बंद किए जा रहे हैं लोग, तो उनको इस्लामाबाद से तो रिलीफ कुछ लोगों को मिल रहा है। मुझे पहले अपडेट दे दीजिए कि फवाद चौधरी साहब को भी क्या जमानत मिल गई है? जी मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे पता चला है कि उनकी जमानत तो ऑलरेडी हुई थी, लेकिन ये तो एमपीओ का केस था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उसमें ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद था कि उनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। आई थिंक के ऑर्डर हो गए हैं, क्योंकि इसमें जमानत नहीं हुआ करती है। इसमें तो या वो रिलीज होती है ना ही इसमें सजा जजा होती है। इसका मकसद ये होता है कि अगर नक्स अमन का खतरा हो तो सरकार जो है, ये अयूब खान के जमाने में कानून बना था, तो सरकार उसको जो है वो डिटेन कर सकती है, घर में भी नजर बंद कर सकती है, जेल में भी भेज सकती है। तो दैट इज द लॉ। और मेरा नहीं ख्याल शुएब शाहीन साहब, पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो है एमपीओ के तहत गिरफ्तार हो चुकी है, तो ये मामला क्या जा रहा है? क्योंकि छापे और सब कुछ हो रहा है, और जो सब कुछ हुआ 9 मई को, वो तो सब कुछ जो है उसका जो बोझ है, जो इल्ज़ाम है, जो बज़ाहिर लग रहा है। और ये एक और बात ये भी हो रही है कि जो बैन कर दिया जाए पीटीआई को। मैं आपसे कानूनी इसके ऊपर आपका स्टांस चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एकदम नहीं होता, इसके लिए बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड जो पिछले 1 साल से जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी, लोगों को पकड़ो, मारो, नंगा करो, तशद्दुद करो, इधर करो, उधर कर दो, फिर रियासती इदारे और रियासत के जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हुकूमत की बांदी बनी हुई थी। जो कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चढ़ाई के लिए पुलिस और हमारे इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन उनको फैसिलिटेट कर रही थी 144 के होते हुए, और पिछले 3 महीने से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन किया जा रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों के ऊपर इस तरह तनकीद हो रही है कि जिस तरह के उनके ऊपर चढ़ाई करना है कि वो क्यों आइन और कानून के ताबे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो लोगों का जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या रियासत के ऊपर एतमाद होता है वो ख़त्म हो जाया करता है। आप जो वायलेंट जो आप प्रोटेस्ट होते हैं, आप फ्रांस में देखो, ये अभी रिसेंटली जो हुए हैं कितने वायलेंट हुए हैं, लेकिन पुलिस के पास, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास उनको फिर रोकने के तरीक़ाकार होते हैं, पानी के जरिए, शेलिंग के जरिए, कोई ऐसे तरीके से तशद्दुद का जरिया तशद्दुद नहीं होता। अब यहाँ क्या होता है, वो जो लाहौर का वाक़या हुआ उसको आप सामने रखें। 3 घंटे प्रोटेस्टर्स वहाँ रहे हैं, ना पुलिस आई, ना वहाँ शेलिंग हुई, ना वहाँ लाठीचार्ज हुआ, ना वहाँ उनको रोकने का कोई बंदा मौजूद था। तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी हैं और मेरा ख्याल है इस पे भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा, और गलत हुआ, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये वायलेंस हो जाना ये एक्सेस ऑफ प्रोटेस्ट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका मकसद था दहशत फैलाना, दहशतगर्दी करना, या उनका मकसद जो है खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करना। देखें, जो पाबंदी लगती है, जो आर्मी एक्ट है, पहले ये आपको समझा दूं, आर्मी एक्ट लगता है, जो आर्मी एक्ट की डेफिनेशन में लोग आते हैं, यानी कोई आर्मी ऑफिशियल है वो उसके खिलाफ लग सकता है, या कोई ऐसा जुर्म जो आर्मी एक्ट के तहत डिफाइंड है उसके तहत लग सकता है। नहीं तो आप क्या ये बड़ी अच्छी आपने बात की शुएब शाहीन साहब। तो क्या ये जो वायलेंट लोग थे जिन पे इल्ज़ाम लगा है कोर कमांडर हाउस में जाने का, या पेशावर में रेडियो स्टेशन में जाने का, या GHK और रावलपिंडी में जाने का, इन पे आर्मी एक्ट अप्लाई हो सकता है? जी नहीं हो सकता, इसलिए कि आर्मी एक्ट की डेफिनेशन के तहत वो नहीं आते। अगर किसी ने जुर्म किया है, वायलेंस किया है, प्रोटेस्ट करते हुए एक्सेस कर लिया है,
तो इवन कत्ल भी कर दिया हो। हालांकि यहाँ तो मर्डर हुए हैं 40-50, 45-50 के करीब लोग मर्डर हुए हैं, उनकी भी तो कोई तहकीक होनी चाहिए, को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से। आप ज्यूरिस्ट हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। तो वो जो 40-50 लोग मरे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप है, किसी का खामद होगा, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पीटीआई के लोग जो हैं उनके लिए कोई रेमेडी के लिए जा रहे हैं किसी कोर्ट्स में? जी देखें जी, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप इस वक्त जेलों में है, जेलों में की। इस वक्त इमरान खान साहब वाहिद, अभी वो भी उनको जो जमानत मिली है कंडीशनल, वो हर रोज वो भी अदालतों में है। तो नेचुरली जो जिस तरह के मुकदमात जिस तरह लोगों के जहनों में सामने आ रहे हैं, अब एक देखें इससे बदनीयती और क्या होगी। MPO लगा रहे हैं, उठा रहे हैं उन लोगों को जिनसे नक्शे अमन का खतरा है, कि जब उनका धरना या उनके प्रोग्राम कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तशद्दुद पे उकसा रहे हैं मौलाना फजल रहमान, और मुतशद्दिद बातें कर रहे हैं, हम थप्पड़ मारेंगे जी, ये मारेंगे और मुक्के मारेंगे और डंडे मारेंगे और लेकर आएंगे, तो वो तो तशद्दुद पे उतार रहे हैं PDM की जमातें जो कि खुद हुकूमत में भी है। और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के तहत लोग उठाए जा रहे हैं। शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद में, शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद में दफ़ा 144 थी, उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुंच गए मुजाहिरीन जो थे, जो एहतजाज कर रहे थे, धरना देने आ रहे थे, उनको किसी ने रोका नहीं। और उसके अलावा उन्होंने रेड जोन में भी वो दाखिल हो गए। वेरएज़ कल दोपहर के बाद लाहौर में दोबारा से 144 लगा दी गई। क्या आपको कोई अदालतों से रेमेडी नहीं मिल सकती इसके ऊपर? क्योंकि दोहरा मयार है ना जी ये। लेकिन देखें, अदालतें ये सारी चीज़ें देख रही हैं, लेकिन जब भी अदालत को रिलीफ देती है, ये अदालतों पे ऊपर से चढ़ाई कर रहे हैं। ये माफिया का रोल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। जिस तरह माफिया होती है कि हर हरकत अपने लिए वो जायज़ है, अगर कोई पुरअमन एहतजाज भी करे तो उसके लिए वो नाजायज़ है। इसलिए जिस तरह देखें, लोगों को जब स्टेट के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर इस तरह के वायलेंट हुआ करते हैं, वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द कंट्री, फॉर द। अच्छा, मैं शोएब साहब आपसे ये जानना चाह रही थी कि किसी एक पार्टी को पाबंदी लगाने के लिए ये काफ़ी है कि जैसे जो जमान पार्क में हुआ, वो एविडेंस कहते हैं कि पेट्रोल बम था, वहाँ लोगों ने फेंके, और उसके बाद फिर पुरतशद्दुद वाक़यात जो 9 मई के हुए हैं वो बैकफायर कर सकते हैं PTI को डेफिनेटली। तो क्या ये एविडेंसेस जो हैं ये इनफ हैं, फेयर इनफ हैं कि आप PTI को पाबंदी इस पर लगा सकते हैं, कल अदम कह सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। PTI के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी है, मकबूलियत में खान साहब की तकरीरें सुने, उन्होंने तो रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात की है। और अगर जो मौलाना फजल रहमान की तकरीरें सुने तो उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो PDM के सरबराह हैं, यानी तमाम पार्टी के बिहाफ पे वो बातें कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सिचुएशन है, और उसके लिए फाइनल हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करता है, कि जिसकी बेसिक कंडीशन ये है कि जब कोई पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करे, मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसको बैन किया जाता है। तहरीक लब्बैक को बैन किया गया था और उसको फौरी तौर पर फिर रेस्टोर भी किया गया। शोएब शाहीन साहब, तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो मेरी साफ्ती जिंदगी में तो मैंने पहली दफ़ा सुना, अदरवाइज तो पार्लियामेंट अगर अधूरी ना हो, पूरी हो, और मतलब जो है मेरिट पे हो, तो वो सुप्रीम ही होती है हर पार्लियामेंट। लेकिन तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो आज जो सदर साहब ने साइन किए बगैर वापस भेज दिया था, वो आज पार्लियामेंट ने अभी जस्ट जो है पास कर लिया है। उसके अलावा इससे साथ जुड़ा हुआ जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि कल जिस किस्म की ज़ुबान बोली गई है मरियम सफदर के साथ की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर जी, आपका टेक चाहूँगा कि इससे ज़्यादा कंटेम्प्ट या फिर क्या होगा? ये रियासत कहाँ जा रही है? देखें, तौहीन अदालत का कानून आइन में मौजूद है आर्टिकल 204 में, और तौहीन अदालत एक्ट ऑर्डिनेंस 2003 मौजूद है। उसके होते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बदनुमा दाग था 1997 में। अब PDM की तमाम जमातों ने ये बदनुमा दाग अपने सर ले लिया, जिसमें सबसे बड़ी अफसोसनाक बात पीपल्स पार्टी की है, जो अपने आप को आइन की खालिक कहती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बदनुमा दाग कल दोबारा इन्होंने लगाया। तो जो तौहीन अदालत का आइन और कानून मौजूद है, और उस पर तो आप उसको कोई एक्शन नहीं कर रहे, उसकी वायलेशन कर रहे हैं। आइन कहता है आर्टिकल 68 के मुताबिक आप जजेस के कंडक्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जिस दिन इमरान खान साहब की जमानत केस था सुप्रीम कोर्ट में,
और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जो हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये भी कहा था कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों को आग लग गई तो मैं पहले ही से आपको इंडिकेट कर रही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो आला अदलिया अपेक्स कोर्ट है वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो फिर एक देखें ना जी, ये सारे जो जिस किस्म की कंटेम्प्ट हो रही है, किरदार कशी हो रही है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है, इसके बाद तो ज़बान ज़द आम हो सकता है ये मामला। नहीं, मोर ओवर आप ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, उसको ही नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम एग्जैक्टली कैसे चैलेंज कैसे किया जा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट सेट करना भी तो मुश्किल है ना, कि आप आगे आके देख लेना ये वाले जजेस जो हैं इनके फैसले हमें नहीं पसंद, फुल कोर्ट बनानी चाहिए। यहाँ आके हर कोई, मैं भी अगर हूँ तो मैं भी कहूँ कि मुझे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए फुल कोर्ट बनाए। देखें, ये जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और जिस अंदाज से उसने धमकी दी थी मरियम औरंगजेब ने, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। इसके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR कटनी चाहिए, लेकिन कौन काटेगा? मैंने कहा ना कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो बांदी बने हुए हैं इस हुकूमत के, तो इसलिए उनके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया, इसलिए पब्लिक इनके दोहरे मेयार को देख रही है, इनके कानून के दोहरे इम्प्लीमेंटेशन को देख रही है। तो इनकी जब ये दोगलापन सामने आता है तो नेचुरली लोग फिर रिएक्ट करते हैं, और लोगों का जो रिएक्शन है वो फिर ज़ाहिर इमरान खान की फेवर में जाता है और लोग उनको वोट देते हैं। शोएब शाहीन साहब, जो भाग रहे हैं, जो कंटेम्प्ट हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डिसोबेंस हुई है कि 14 मई को जो इलेक्शंस थे वो नहीं करवाए गए, तो आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कल लोगों की नज़रें उनकी तरफ थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो गया, तो जाहिर है कि उसके ऊपर होगा, लेकिन उन्होंने उसको एक हफ्ता डिले कर दिया उसकी समाज जो है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि डिफाइंस किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि उनको स्कैंडलाइज किया है, उनके ऊपर हमला किया है, उनके ऊपर मिलाइन किया है, उनको एक्यूज किया है, लिटरली गालियां दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो छोटी बात है, इनके खिलाफ तो तौहीन आइन की कार्रवाई भी होगी। आज होती है, कल होती है, 15 दिन बाद होती है, 2 महीने बाद होती है। जुर्म जो है वो कभी खत्म नहीं होता, और जुर्म के खिलाफ जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी वो मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं एक बात बता दूं कि ये बड़ी अहम बात है इस सिचुएशन पे, जो ये हरकतें करने जा रहे हैं और जिस तरह का इनका कंडक्ट है, ये किसी लिहाज से एक जायज जमहूरी हुकूमत का कंडक्ट नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। और इमरान खान ने, जब आपको याद होगा कि एक जज साहिबा के खिलाफ बात की थी, कहा मैं लीगल एक्शन लूंगा, तो जस्टिस अतर बदल्ला साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बैठा था जिन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी। लेकिन आज की तरह अदलिया क्यों नहीं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर रही है? लेकिन शोएब शाहीन साहब, ऑपोजिशन PDM की तरफ से तो ये बयानात भी सुनने को मिल रहे हैं कि जो हमने प्रेशर डाला था उसका रिजल्ट तो निकल आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज हो सकता है तौहीन अदालत की जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, उसके ऊपर जब स्टेन का मुजाहरा किया या तहम्मुल का मुजाहरा किया गया तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। तो ये अब उनकी तरफ से जो है, इस वक्त भी असम्बली का जो इजलास हो रहा है, जिसे मैं अधूरी असम्बली कहता हूँ, उसमें भी बहस हो रहा है, उसमें भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और तौहीन जो पार्लियामेंट की जो बात मैंने आपसे की, उसका जवाब दे दीजिए कि ये जो बिल पास किया गया है उसका मकसद क्या है? क्या आइन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको काउंटर करने का ये मकसद है इसका, या कुछ और है? देखें, ये अवाम से डरते हैं, इलेक्शन में ये जाना नहीं चाहते। अब ये हर उस शख्स के लिए जो इनके रास्ते में रुकावट पैदा करे, खा वो अदलिया हो, खा वो कानून हो, खा वो लीगल फर्टर्निटी के लोग हों, खा आम आवाम हो, उनके लिए एक डर खौफ पैदा करना है, उनको ब्लैकमेल करना है और उनको डिटरेंस क्रिएट करनी है। और ये कानून चैलेंज होगा, और चैलेंज करने के होने के बाद ये सस्पेंड होगा या अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर कुछ पार्लियामान गलत फैसला करे या पार्लियामेंटेरियंस आइन को तोड़ मरोड़ पे पेश करें, आइन की वायलेशन करें। आर्टिकल 68 कहता है ये जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये कर रहे हैं। आर्टिकल 204 कहता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कर रहे हैं। आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, ये कहते हैं हम नहीं कराते। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानो, आर्टिकल 190 के तहत, ये कहते हैं हम नहीं मानते। आइन कहता है आर्टिकल 220 के तहत कि जनाब फैसिलिटेट करो इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनको पैसे दो, फंड्स दो, नफरी दो, वो कहते हैं हम नहीं मानते। शोएब साहब, ये बताइएगा, करते हैं तो इनकी बदनीयती पे मबनी ये कानून है, इसकी कोई लीगल वो एग्जैक्टली वो ठीक हो गया। अब मुझे बताइएगा कि मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि 14 मई के जो अदालती फैसले के मतलब नहीं किया गया उसको,
उसके बाद जारी बात है, काशिफ साहब भी अभी यही बात कर रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो सकती हैं, जिसमें ना अहलियत भी है वो सारों की लटकना शुरू हो जाती। अगर ये नहीं होती तो नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो बात तो नहीं मानी गई, फैसला नहीं माना गया, अदालत की तौहीन तो वहीं हो गई, आइन शिकनी भी वहीं हो गई, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है? देखिए ना, जहाँ तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो तो शुरू होनी है, वो आज होती हैं, कल होती हैं, मैंने कहा ना हफ्ते बाद होती है, महीने बाद होती है, जुर्म तो वो कर चुके हैं, एक तो फैसले को नहीं माना गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो कब ये इनिशिएट करते हैं इनके खिलाफ। शुएब शाहीन साहब, मुझे वन लाइन आंसर दे दीजिए कि 150 के करीब जो है इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं और आपकी टॉप लीडरशिप जो पीटीआई के है उस पर भी सब मतलब जो है वो जिंदान में है, तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे इनको सारे मामलात को, क्योंकि इतने केसेस तो किसी इंसानी मतलब जान पे अगर हो तो वो तो 22 मई तक वैसे भी आपको रिलीफ मिला हुआ है, उसके बाद फिर क्या होगा? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 150 से जायद मुकदमात बनाए गए हैं। और दूसरी बात, ये मैं हामिद मीर की बात कोट कर रहा हूँ, जो जियो जनरली मुखालिफ तस्वर होता है इमरान खान साहब का, उसने कहा है 99% से ज्यादा मुकदमात ये जाली, झूठे और बदनीयती पे मबनी है। थैंक यू वेरी मच, आपका स्टांस आ गया। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये तो नजर आ रहा है, ये तो सारा सिलसिला इस तरह चलता रहेगा और आगे जब भी कहते रहेंगे। अभी आप देखते रहेंगे, आपको पसंद आया होगा। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, नाज़रीन आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बेशर्त ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।